Hello guys, good morning. Welcome back on FOMA Educational Hub. In the last lecture, we find out the value of AI. करंट गेन हमने कैलकुलेट कर लिया था. अभी जो आगे के दो तीन और चीज़ें की वैल्यू कैलकुलेट करने हैं वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, है ना. और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये वाला सेम कैलकुलेशन फिर से रिपीट करेंगे जब हम लोग ट्रांजिस्टर की बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट में. तो अभी एक हो गया अपना, नेक्स्ट की बात करते हैं. दूसरा पॉइंट क्या था? इनपुट इम्पीडेंस की बात कर रहा हूं मैं. इम्पीडेंस निवेशी प्रतिबाधा इनपुट इम्पीडेंस, और इसको लिखते हैं ZI से लिखते हैं. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ZI से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. ठीक है, चलो भैया, इनपुट इम्पीडेंस का डेफिनेशन क्या होगा? वैसे तो आप ये पढ़ चुके हो, लेकिन मैं फिर भी बताता. इनपुट इम्पीडेंस का जो डेफिनेशन होगा, इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट, इन दोनों का रेशियो, निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा का अनुपात जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं ये. तो लिख लो, पहले इसका डेफिनेशन लिख लो. द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट, द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट इज कॉल्ड इनपुट इम्पीडेंस. The ratio of input voltage and input current is called input impedance. निवेशी वोल्टता तथा निवेशी धारा का अनुपात, निवेशी प्रतिबाधा कहलाता है. क्लियर? ओके. एक चीज़ ये समझ में आ जाती है कि हाँ, जो भी है इसका ये फॉर्मूला लिखते हैं ZI. इनपुट वोल्टेज निवेशी वोल्टता अपॉन इनपुट करंट, निवेशी धारा. ठीक है, ये है. और ये क्या है? ZI. इनपुट करंट क्या है? इनपुट वोल्टेज क्या है? V1. और इनपुट करंट क्या है? I1. इसको इक्वेशन नंबर कहाँ तक पहुँचा उसके आगे हम बात करते हैं. इक्वेशन नंबर कहाँ तक? 5 तक हो गया था क्या? तो इक्वेशन नंबर 6 कर देते हैं इसको. ये लो. ठीक है, अब इस बार हमारे को क्या कैलकुलेट करना? V1 अपॉन I1. तो V1 अपॉन I1 अपने को स्टार्ट कहाँ से करना? जनरली हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जो पहला इक्वेशन था ना, वहाँ से. पहले दो इक्वेशन थे, तो हमारे पास में पहला जो दो इक्वेशन थे वो कौन से थे? ये थे. अपने को क्या कैलकुलेट करना? V1 अपॉन I1. तो देखो, V1 अपॉन I1 इस इक्वेशन से हमारे को मिल सकता है, क्योंकि V1 I1 से डिवाइड कर दो तो इस इक्वेशन से कुछ मिल सकता है ना. तो इक्वेशन नंबर 1 से चालू करें. देखो, एक और चीज़ ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आप करो, लेकिन मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे जो आंसर मिलते हैं वो स्टैंडर्ड आंसर मिलते हैं. और एग्जामिनर जब चेक करता है वो स्टैंडर्ड आंसर के अकॉर्डिंग ही चेक करता है. तो नॉलेज होना अच्छी बात है, बट मार्क्स आना भी बहुत अच्छी बात है. तो हम लोग मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाई करते हैं. ठीक है, तो हम लोग वो इक्वेशन नंबर 1 से देखो. बाय इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है आपका V1 इज इक्वल टू HI I1 प्लस HR V2. ये है ना. तो इसमें हम लोग क्या करें? I1 से डिवाइड कर देते हैं. उपरोक्त समीकरण को I1 से भाग देने पर तो I1 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा? V1 अपॉन I1 इक्वल्स टू HI, इसमें HR V2 अपॉन I1. ऐसा आ गया. इसको इक्वेशन नंबर 7 कर देता हूँ. दूसरी चीज, V2 का वैल्यू तो आप लोग जानते हैं ना, पहले कैलकुलेट किया था. सिंस V2 इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस I2 RL. तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो देखो क्या आता है? V1 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू HI प्लस HR, और ये V2 अपॉन I1. V2 का वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें. V2 का वैल्यू है I2 RL और अपॉन I1. नेगेटिव में है ना, तो ये नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, ये आ गया.
अब देखो ये तो क्या है, V1 अपॉन I1 क्या होता है, V1 अपॉन I1 हो गया ZI, दिस इज ZI इनपुट इम्पिडेंस, ये है HI, ये देखो HR और RL को तो मैंने ऐसे लिख दिया, और ये बचा I2 अपॉन I1, I2 अपॉन I1 क्या होता है, I2 अपॉन I1 होता है AI, सिंस I2 अपॉन I1 क्या होता है, AI होता है, तो I2 अपॉन I1 को AI लिख दिया, और AI का वैल्यू तो हमने कैलकुलेट किया था, तो आपको पता है क्या है, सिंस AI इज इक्वल्स टू HF 1 प्लस H0 RL, होपफुली यही होना चाहिए, मुझे ठीक से याद नहीं है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ इसको, ये था HF 1 अपॉन H0 RL, 1 अपॉन H0 RL, ठीक है। हाँ, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो देखो क्या आएगा, इट विल बी ZI इज इक्वल टू, ये होगा HI माइनस HR RL, और AI का वैल्यू होगा HF अपॉन 1 प्लस H0 RL, ठीक है। किसी ने कॉपी नहीं किया हो तो यहाँ पे पॉज करके छाप लेना, ठीक है। आगे देखते हैं ZI, देखो मैं बार बार बोलूंगा नहीं कि यहाँ पे पॉज करके छाप लो, यहाँ पे पॉज करके छाप लो, मैं मौका देता रहूंगा आपको, जहाँ पर भी सुटेबल लगे वहाँ पे पॉज करके आप छाप लिया करो। ये देखो LCM लो, LCM लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस H0 RL, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा HI प्लस HI H0 RL माइनस HR RL HF, ये आया, ये है HI तो बच गया, इन दोनों में RL कॉमन आ रहा है तो RL कॉमन ले लिया, ये आया HI H0 माइनस HR HF, और ये नीचे बचा 1 प्लस H0 RL, ये आया ZI। देखो एक चीज़ हम लोग पहले पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि H का जो होता है, क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट, वो ऐसा होता है, सॉरी HF H0, ये इसका सारणिक होता है H का, है ना। और अगर इसका मोड निकालते हैं हम लोग, ये मैं साइड में बता रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बता रहे आपको, इसका मोड निकालते हैं तो मोड ऐसे होता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड डेल्टा H, डिटर्मिनेंट अगर कह तो HI H0 माइनस HR HF, ये होता है, ये इसको लिखते हैं डेल्टा H से, जैसे डेल्टा Z भी लिखा था ना, वैसे डेल्टा H भी लिखा था हमने, याद करो आपको पता हो तो, जिसको नहीं पता एक बार फर्स्ट चैप्टर उठा के देख सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, कोई देखने की भी जरूरत नहीं है। तो इसको लिखते हैं हम लोग क्या, डेल्टा H, तो देखो ये है HI H0 माइनस HR HF, इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा H, तो ये है ZI इज इक्वल्स टू HI प्लस RL इंटू डेल्टा H अपॉन 1 प्लस H0 RL, ये आ गया। ये क्या मिल गया अपने को, सेकंड क्वांटिटी मिल गई, दूसरी राशि मिल गई है ZI, ये निवेशी प्रतिबाधा हो गया, निवेशी प्रतिबाधा, इनपुट इम्पिडेंस, इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है। अब थर्ड पे मूव करें हम लोग, जिसने ये नहीं छापा है ये छाप लेना भैया, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग तीसरी पे, तीसरी क्वांटिटी, थर्ड क्या है, थर्ड है वोल्टा लाभ, वोल्टेज गेन, वोल्टा लाभ, वोल्टा लब्धि या वोल्टा लाभ, दिस इज वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, और वोल्टेज गेन क्या होता है, AV, ठीक है। AV कैलकुलेट करना अपने को, तो AV इसका डेफिनेशन आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का अनुपात, रेशियो, तो लिखो the ratio of output voltage and input voltage, the ratio of output voltage and input voltage is known as voltage gain, the ratio of output voltage and input voltage is called voltage gain। निर्गत वोल्टता तथा निवेशी वोल्टता का अनुपात, निर्गत वोल्टता तथा निवेशी वोल्टता का
अनुपात, निर्गत वोल्टता तथा निवेशी वोल्टता का अनुपात वोल्टता लब्धि कहलाता है। वोल्टता लब्धि कहलाता है। मतलब ए वी क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, इसको बोलते हैं निर्गम या निर्गत वोल्टता अपॉन निवेशी वोल्टता। ठीक है, और इसका जो वैल्यू आएगा ए वी क्या आएगा, V2 अपॉन V1। क्लियर है, ये आ गया। ठीक है, V2 का वैल्यू अपने को पता है भैया, सिंस V2 क्या होता है, V2 होता है -I2RL, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो AV का वैल्यू क्या आएगा, AV का वैल्यू आएगा -I2RL अपॉन V1। ठीक है, एक और चीज़ अपने को, एक और चीज़ पता है, सिंस AI जो होता है वो होता है क्या, I2 अपॉन I1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं I2 की बात करूँ तो I2 क्या आएगा, AI I1 या I1 AI, ये आएगा। ये वाला वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो I2 का, तो I2 का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो AV आएगा क्या, माइनस I2 का वैल्यू आएगा I1 AI RL अपॉन V1। और ये देखो AI RL, ये I1 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, V1 अपॉन I1, नीचे ले गया वापस से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये तो ऑटोमेटिकली। तो देखो क्या है, AV इज इक्वल टू AI RL अपॉन ये क्या है, ZI। मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ इस चीज़ पे क्योंकि ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं ना। AI और ZI की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर दो। ठीक है, तो सिंस AI तो क्या होता है, HF1 प्लस H0 RL ये होता है, और ZI जो था, ZI भी अभी कैलकुलेट किया था, क्या था वो, बहुत बड़ा सा वैल्यू आया था अपने पास में, ये रहा। ठीक है, ये था, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देते हैं ZI का। तो देखो ये आ गया। तो AI और ZI का वैल्यू इसमें पुट करते हैं। पहले कहाँ तक हो गया इक्वेशन नंबर हो गया कहाँ तक, 7 तक हो गया था, है ना, 7 तक हो गया था। तो मैं इसको 8 बोल देता हूँ, ये 9 हो गया, सॉरी 9 नहीं। तो 8 में AI और ZI का वैल्यू रखने पर, 8 में AI और ZI का वैल्यू रखने पे, इक्वेशन 8 में AI व ZI का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ AI एंड ZI इन इक्वेशन नंबर 8, पुटिंग द वैल्यू ऑफ AI एंड ZI इन इक्वेशन नंबर 8। तो वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा AV इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस AI का वैल्यू है HF अपॉन 1 प्लस H0 RL। ठीक है, वो ऊपर है RL, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये आएगा ZI का वैल्यू। तो ZI का वैल्यू है ये HI प्लस RL डेल्टा H अपॉन 1 प्लस H0 RL। ठीक है, ये वाला यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो बाकी क्या बचा, ये बचा AV इज इक्वल टू माइनस HF RL अपॉन HI प्लस RL डेल्टा H। ये AV मिल गया। AV का मतलब है वोल्टेज गेन, वोल्टता लब्धि, ये है वोल्टेज गेन। ये जो सेम मेथड बता रहा हूं ना, ये सेम मेथड फिर से रिपीट होंगे।
वोल्ट लाभ नेक्स्ट टॉपिक में, वोल्ट लाभ वोल्टेज गेन। ठीक है, ये अपने पास में क्या है, वोल्टेज गेन आ गया। अब वोल्टेज गेन मिल गया। अब दूसरी चीज नेक्स्ट लास्ट बात करें, एक बार टाइम देख लेता हूँ मैं, फिर लास्ट जो हमारा बचा है वो लास्ट पॉइंट बात करते हैं। देखो ये हो गया लास्ट पॉइंट। क्या है लास्ट पॉइंट? लास्ट पॉइंट इज फोर्थ नंबर इज निर्गत प्रतिबाधा, आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, निर्गत प्रतिबाधा या निर्गम प्रतिबाधा, निर्गम प्रतिबाधा। और इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं Z0 से लिखते हैं ना। तो इसका डेफिनेशन देखो इस तरीके से दिया गया है। इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, इसको सुन लो पहले। इसको डिफाइन इस तरीके से किया गया है कि Z0 जो होता है वो होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट होता है। लेकिन ये कब कैलकुलेट करना है? जब Vs स्रोत की वोल्टता कितनी हो? 0। जब सोर्स वोल्टेज इज 0 उस टाइम पर V2 अपॉन I2 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वो रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट इंपीडेंस को। ठीक है, तो इसका पहले डेफिनेशन लिख लो। द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज, द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट, द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट keeping 0 the source voltage, keeping 0 the source voltage, keeping 0 the source voltage, comma is called output impedance, is called output impedance, is called output impedance। स्रोत वोल्टता को शून्य रखकर, स्रोत वोल्टता को शून्य रखकर, स्रोत वोल्टता को शून्य रखकर निर्गत वोल्टता तथा निर्गत धारा, निर्गत वोल्टता तथा निर्गत धारा का लिया गया अनुपात, निर्गत वोल्टता तथा निर्गत धारा का लिया गया अनुपात निर्गम प्रतिबाधा कहलाता है, निर्गम प्रतिबाधा कहलाता है। ठीक है, स्रोत वोल्टता को शून्य रखकर निर्गत वोल्टता तथा निर्गत धारा का लिया गया अनुपात निर्गम प्रतिबाधा कहलाता है। ये हो गया। अब देखो मैं काम करता हूं, मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो मैं काम कर रहा हूं। जो अपना सर्किट था, मेन सर्किट ये वाला, ये इसकी हेल्प लूंगा। देखो मैं सर्किट वहां पर रिपीट कर रहा हूं, फिर से बना रहा हूं। ये जो सर्किट है, देखो ये केवल इतना पार्ट जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि इसमें ये Vs है ना। तो इस सर्किट के अंदर देखो, अभी मेरे पास में ये काम में नहीं आएगा, ये वाला। इस सर्किट में मैं KVL लगा रहा हूं। तो देखो अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग KVL, KVL लगाने पर, KVL लगाने पर देखो क्या होगा। इधर से करंट जा रहा है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, इधर ऐसा आ गया। इसमें KVL लगाते हैं। इसमें करंट कितना जा रहा है? I1। तो इसमें मैं KVL लगाऊं, देखो KVL लगाओगे तो आप क्या आएगा? I1 इंटू RS, I1 इंटू RS, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव से जा रहे हैं तो पॉजिटिव, ये वोल्टेज ड्रॉप। फिर आगे गया, यहाँ पे कितना? I1 इंटू HI, और प्लस से एंटर कर रहा हूँ तो प्लस I1 इंटू HI। ठीक है, हाँ आगे देखो, आगे गए यहाँ से, यहाँ पे कितना वोल्टेज है? HR इंटू V2, तो प्लस HR इंटू V2। फिर इधर आया, इधर माइनस VS, माइनस Vs इक्वल टू 0। क्लियर है? KVL लगाना तो भली भांति आता होगा आपको, नहीं आता है तो पुराने एक बार लेक्चर देख ले। और वैसे सिंपल, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो अपने को Vs 0 करना है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं कुछ चीज़ें कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो वी एस ज़ीरो करना है, तो वी एस ज़ीरो करना है, ठीक है। तो इफ वी एस इक्वल्स टू ज़ीरो, वी एस ज़ीरो किया तो देखो ये क्या मिला, आई वन आर एस प्लस आई वन एच आई प्लस एच आर वी टू इक्वल्स टू ज़ीरो, सिंपल। आगे देखो भैया, इन दोनों में I1 कॉमन आ रहा, I1 कॉमन आया, आर एस प्लस एच आई, ये जो है उधर शिफ्ट कर दिया एच आर वी टू, इसमें I1 ले लिया, इसको देखो माइनस एच आर वी टू अपॉन ये डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो क्या आएगा, आर एस प्लस एच आई, ये है I1 का वैल्यू आया है। और कहाँ तक इक्वेशन नंबर हो गया था, उसके आगे इक्वेशन नंबर बना देता हूँ मैं, इक्वेशन 8 तक हो गया था, है ना, इक्वेशन 8 तक हो गया था, मैं इक्वेशन नंबर इसको 9 बना देता हूँ, ठीक है। I1 मिला है मुझे, क्या मिला मुझे, I1। अब हमारे पास में शुरू में जो इक्वेशन थे उनकी कुछ हेल्प लेते हैं हम लोग। I1 मुझे क्या चाहिए, V2 अपॉन I2 चाहिए ना, V2 अपॉन I2, तो V2 अपॉन I2 मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ, एक सेकेंड, कहाँ से कर सकता हूँ मैं, V2, इसमें V2 आएगा तो इसमें भी V2 आएगा, V2 अपॉन I2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 से देखो, मैं कुछ जुगाड़ बनाता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, देखो इक्वेशन 2 क्या बोलता है, ये है I2 इक्वल्स टू एच एफ I1 प्लस एच ओ V2, ये है ना इक्वेशन 2। तो मुझे चाहिए, मुझे लाना क्या है, मुझे लेके आना है ये V2 अपॉन I2 चाहिए मुझे, है ना, V2 अपॉन I2। तो मैं काम करता हूँ, इसमें मैं I2 से डिवाइड कर दूँ सबको, I2 से डिवाइड करने से पहले मैं I1 का वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ से, देखो 10 है ये, सॉरी जो भी है, आप 10 नहीं, इसी इक्वेशन नंबर 2 पहले था, तो इसके अंदर मैं I1 का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो I1 का मान समीकरण 9 से रखने पर, समीकरण 9 से रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9, तो देखो क्या आएगा, I2 इक्वल्स टू एच एफ I1 का वैल्यू एच आर वी टू अपॉन आर एस प्लस एच आई, और नेगेटिव है ना तो नेगेटिव आ जाएगा, प्लस एच नॉट वी टू, ये है, ठीक है। इन दोनों में देखो I2 इक्वल्स टू V2 कॉमन ले लो, V2 कॉमन ले लिया तो एक तो ये बचेगा, इसमें तो H नॉट बचेगा, तो इसमें प्लस वाला पहले लिख लेता हूँ, इसमें तो H नॉट बचेगा, और इसमें ये बचेगा, सब सारा तामझाम लिख दो इसको, ये एच एफ एच आर, और इसमें बचा आर एस प्लस एच आई, ये बचा ये, और इसमें क्या कॉमन आ गया, V2 कॉमन आ गया, V2 कॉमन आ गया, I2। अब देखो मुझे V2 अपॉन I2 तो चाहिए था, V2 अपॉन I2 चाहिए था, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिक कर लेता हूँ पहले, इसको मल्टीप्लाई किया तो देखो आया एच नॉट आर एस, एलसीएम लूंगा ना तो आर एस प्लस एच आई आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई एच नॉट आर एस प्लस एच आई एच नॉट माइनस एच आर एच एफ, और ये हुआ V2, ये तो डेल्टा एच हो गया, ये आया I2 इक्वल्स टू, ये आया एच नॉट आर एस प्लस डेल्टा एच अपॉन आर एस प्लस एच आई, ये बचा V2, तो मुझे V2 अपॉन I2 चाहिए था, तो V2 अपॉन I2 चाहिए होगा, तो ये इधर आ जाएगा, मतलब V2 अपॉन I2, तो ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, तो 1 अपॉन ये आएगा एच नॉट आर एस प्लस डेल्टा एच, और ये जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा आर एस प्लस एच आई, ठीक है ये, और V2 अपॉन I2, ये कब, देखो मैंने I1 का वैल्यू पुट किया था ना यहाँ पे, तो I1 का वैल्यू कब पुट किया था, I1 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया था, VS को 0 पुट करके,
तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आया है कब आया है, जब VS को 0 पुट करके निकाला हमने। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका Z0, ये आ गया RS प्लस HI अपॉन H0 RS प्लस डेल्टा H। ये आ गया आउटपुट इम्पीडेंस, निर्गत प्रतिबाधा, आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, निर्गम प्रतिबाधा, निर्गम प्रतिबाधा। चमका कुछ? ये मिल गया भैया अपने को। जिसने नहीं छापा है पॉज करके छाप लेना इसको, मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, सिंपल। ये लो भैया, ये आ गया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं कि यही फॉर्म आए, आंसर दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपके स्टैंडर्ड आंसर होते हैं वो ये है। एग्जामिनर भी जब चेक करता है तो उनके पास में एक लिस्ट आंसर शीट आती है, तो वो इस आंसर शीट के हिसाब से मैच करेंगे जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूं कि अपने आंसर ठीक आया है कि नहीं, फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। तो मैं आंसर मैच कर लेता हूं। आंसर अपना, एक सेकंड, आपने इसको छाप लिया। देखो ये जो हमने कैलकुलेशन किया, जो डेरिवेशन किया, सेम ये वाला डेरिवेशन हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। और कहाँ पे रिपीट करेंगे, नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट जो डेरिवेशन आया सेम इसी टाइप का डेरिवेशन आएगा। आपका जो आंसर है वोल्टेज गेन का, सॉरी आउटपुट इम्पीडेंस का, आउटपुट इम्पीडेंस यही आया है क्या, 1/H RS प्लस HI H0 RS प्लस डेल्टा H। ठीक है भैया, आंसर ठीक आया, करेक्ट आंसर आया। तो ये जो आपके आंसर थे ये सारे हो गए, ये 4 चीज़ें पूछी गई थी। अब आपको ये पूछे कि कोई 4 टर्मिनल सर्किट के लिए ये चारों चीज़ें कैलकुलेट करे तो ऐसे करना, लेकिन आपको 4 टर्मिनल सर्किट के लिए नहीं पूछ के ये सारी चीज़ें आपको अगर ट्रांजिस्टर के लिए पूछ ले या फिर एम्पलीफायर के लिए पूछ ले तो ये सारी चीजें फिर से रिपीट करनी है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। वो कैसे करना है, ये जो सारा मैंने कैलकुलेशन करवाया ना, सेम प्रोसीजर फिर से रिपीट होगा, सेम इसी तरीके से कैलकुलेट करना हर एक इक्वेशन, बस थोड़ा सा नोटेशन चेंज होगा, मतलब इनके नाम थोड़े अलग तरीके से लिखे जाएंगे। वो कैसे लिखे जाएंगे वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ओके। हाँ जी, और किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे से कांटेक्ट करे, व्हाट्सएप कर सकता है, मुझे कॉल कर सकता है, और मोबाइल ऐप के ऊपर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं प्रीफर करूँगा कि आप व्हाट्सएप कर दें। और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसकी फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। कोई डाउट आ रहा है किसी भी तरीके से तो उस डाउट को हम लोग सॉल्व करेंगे। और भी अगर आपको कुछ भी कोई भी इसके रिगार्डिंग कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो आप हमसे बता सकते हैं, ठीक है। और तो क्या, और मस्त रहिए, पढ़िए कम, पढ़िए ज़्यादा, समझिए, सोचिए ज़्यादा, उसको पढ़िए कम, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं होता, 1 घंटे में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बाकी उसको सोचो ज़्यादा, ठीक है ना। मार्क्स भी आ जाएंगे अगर आप इस तरीके से लिखोगे, सही तरीके से पैटर्न पे लिखोगे तो मार्क्स भी आ जाएंगे। बट नॉलेज पे, लर्निंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए, सीखने पर ज़्यादा भरोसा रखिए ना। सीखी हुई चीज़ें ज़्यादा परमानेंट रहती है। आप केवल मार्क्स के हिसाब से पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। मार्क्स जैसे सीख लेंगे तो मार्क्स के हिसाब से परफॉर्मेंस करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत लोगों के ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छा लिख के आते हैं लेकिन मार्क्स ठीक नहीं आते। कई लोगों की कॉपी चेक नहीं होती है, काफ़ी केसेस ऐसे भी होते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा हर जगह पे होता है ऐसा। लेकिन आप अगर सही तरीके से लिख के आएंगे तो अच्छे मार्क्स भी आएंगे। बट पहला जो पॉइंट है आपका, लर्निंग पे, सीखने पे ज़्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर जैसे आपके 60% के आसपास मार्क्स है ना, उससे ज़्यादा वाले मार्क्स ज़्यादा कहीं पे काम में नहीं आते हैं, कोई नहीं पूछता है। तो मार्क्स से ज़्यादा लर्निंग पे फोकस कीजिए, पहले सीखिए फिर मार्क्स के हिसाब से पढ़िए, ठीक है ना। लेकिन पहली प्रायोरिटी आप सीखने को दे, लर्निंग को फर्स्ट प्रायोरिटी दे। क्लियर? ठीक है, ओके, बाय।